इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में। आपका मेजबान इदरीस फलाही। हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर की शान बन चुके हैं। हमें मालूम है कि कल से इनको काफी हेक्टिक हुआ होगा, काफी सताए हुए हैं, लेकिन हम भी 3-4 मिनट इनसे इसलिए लेंगे ताकि कुछ गाइडेंस मिले उन लोगों को जो इस तरीके के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप तक ये खबर पहुंच गई है कि हमारी मोहतरमा अनमोल राठौर जी ने हमारे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क भर में अपना, हमारे सब लोगों का नाम रोशन किया है। आप सब लोग, खास तौर से चिनाब बेल्ट में रहने वाला हर एक इंसान, इन्हें बधाई दे और इन्हें हौसला अफजाई करे कि जिस तरह से इन्होंने इतनी कम उम्री में इतना बड़ा कदम लेकर के जो है कामयाबी हासिल की है। सबसे पहले आपको स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अनमोल जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से यूपीएससी का जब भी रिजल्ट आ जाता है तो उस इलाके में खास तौर से रौनक छा जाती है जिस इलाके से कोई एस्पायरेंट कामयाब होता है, क्योंकि एक हैक्टिक एग्जाम होता है और काफी मेहनत भी लगती है। वो वही जानता है जो इसमें जाता है। थोड़ा आपसे शेयर मतलब चाहेंगे कि किस तरीके का तजुर्बा रहा। सर तो मैंने अपने कॉलेज टाइम में फाइनली डिसाइड किया कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगी। और जो मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई 2021 में, तब से ही मैंने इसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। जी। और मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट भी, ऑल्दो मैं उतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी, 2021 में ग्रेजुएशन के ख़त्म होते ही दिया। और उसमें मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था इस एग्ज़ाम में। मुझे लगता है मैंने सेल्फ स्टडी से ही ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की कोशिश की थी। और इन द मीन टाइम जब मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम दिया, जो कि मैंने लास्ट ईयर क्वालिफाई किया। हाँ, उसके हवाले से भी खबर आई थी कि आप वहां पे भी नंबर 1 रैंक से आए थे, लेकिन जी। जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद आपने इस तरीके की सोच अपने दिमाग में डाली और उस पर आप चलते गए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अ, खास तौर से जो इसका कॉन्सेप्ट है, या किस तरीके से, किस लेवल से इंसान को देखना चाहिए कि मैं ये कर पाऊंगा। मुझे लगता है जब हम इस एग्ज़ाम को देखते हैं और इसके रिजल्ट्स जो हर साल आते हैं, हम देखते हैं कि हर एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। एक सिटी से आया हुआ बच्चा भी इसको क्वालिफाई कर रहा है और रिमोटेस्ट एरिया से आया हुआ बच्चा भी इसको क्वालिफाई कर रहा है। इससे पता चलता है कि ये एग्ज़ाम सबके लिए है। तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, आप कहाँ से हैं वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप इसके सिलेबस को कितना अच्छे से समझ सकते हैं और इसके लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम देश के हर बच्चे के लिए, इसीलिए इसका सिलेबस भी ऐसा है जो किसी एक फील्ड को प्रायोरिटाइज नहीं करता है। तो आर्ट्स का बच्चा भी उतना ही केपेबल है ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जितना एक इंजीनियरिंग या लॉ ग्रेजुएट है। तो मुझे लगता है कि जो भी एस्पिरेंट इस एग्ज़ाम को देने के लिए देना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले तो यूपीएससी का जो सिलेबस है जो हर साल आता है, उसे अच्छे से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और उसके बाद उन्हें पीवाईक्यूज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, उनको अच्छे से दे हैव टू गो थ्रू दिस, उनको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद उन्हें अपनी जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, आजकल ऐसा हो गया है कि मार्केट में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, कोचिंग्स का मटेरियल है। तो बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या जी। पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आई थिंक बेसिक रूल और बेसिक मंत्र यही है कि आप सारा मटेरियल कलेक्ट करके ना बैठ जाएं, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना ही पढ़ें। हर चीज़ के लिए मिनिमम 1 से 2, मैक्सिमम 2 सोर्सेज आप यूज़ करें। और अगर आप ऐसा करेंगे और रिवाइज भी करते रहेंगे, टेस्ट भी करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं सक्सेस के। ये काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि यूपीएससी के लिए काबिलियत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या काबिलियत ही से काम बनेगा या डेडिकेशन भी ज़रूरी है? सर्टनली सर, काबिलियत तो ज़रूरी है ही, पर अगर सिर्फ काबिल होंगे और आप मेहनत नहीं करेंगे, तो काबिलियत अकेले आपको कहीं नहीं पहुंचा सकती। 90% हार्डवर्क ही होता है, उसके बाद आपकी काबिलियत का काम आता है। मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में काबिलियत भी वही है कि आप कितने घंटे डिवोट कर सकते हैं और कितना हार्डवर्क कर सकते हैं और कितना फोकस कर सकते हैं। वो भी एक कहेंगे कि वो भी एक साइन है आपकी काबिलियत का।
तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चा पूरा अच्छे से अपना फोकस कर सकता है, अच्छे से अपना पूरा जो वो रूल है रिवाइज टेस्ट रिपीट का वो फॉलो कर सकता है, वही काबिल होगा इस एग्जाम में और वही सक्सेसफुल भी होगा। अगर देखा जाए काफ़ी सारे बच्चे जो इस एग्ज़ाम के लिए सोचते हैं, आपने भी देखा होगा काफ़ी सारे बच्चों को जब पूछा जाता है आपको क्या करना है तो वो हाथ खड़े कर देते हैं, यूपीएससी करना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। लेकिन फिर वो दिल से शायद नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। काफ़ी सारे लोगों को ये भी लगता है कि जैसे आपने पहले ही बताया, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जो सिटी में रहने वाले लोग होंगे या फाइनेंशियली काफ़ी अवेयर भी होंगे, हर तरीके से होंगे, वही कर सकते हैं। और आपने कहा भी कि रिमोट एरिया के लोग भी इसको कर पाते हैं। आपका क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं? तो वो क्या कुछ ऐसे टिप्स अपनाएँ जो आपने अपनाए और आज आप कामयाबी पे पहुँचे? मुझे लगता है सबसे पहली टिप जो मैं देना चाहूँगी वो ये है कि आप किसी के बहकावे में ना आएँ। आप ये ना सोचें कि बहुत सारे रूमर्स हैं कोचिंग यूपीएससी को लेके, और हर बच्चा जो है उसको लगता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं शायद सक्सेसफुल ना हूँ। सबसे पहला तो ये है कि कोचिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास वो मीन्स नहीं है। तो नहीं है ज़रूरी कि आप कोचिंग लें, नहीं है ज़रूरी कि आप दिल्ली जाएँ। अगर आप बेसिक मटीरियल फ़ॉलो करते हैं तो आप उससे भी क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडली मैं कहूँगी कि जो हम टेस्ट सीरीज़ को इग्नोर करते हैं, पीवाईक्यूज़ को इग्नोर करते हैं, हमें लगता है कि हम सिर्फ पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, वो भी ना करें, पीवाईक्यूज़ पे फोकस करें अच्छे से। मेंस के लिए मैं कहूँगी आंसर राइटिंग पे फोकस करें, क्योंकि हमें आता भी होगा लेकिन फिर भी अगर हम उसे उन 6 से 7 मिनटों में नहीं लिख पाएँगे आंसर शीट पे, तो हमारा नॉलेज किसी काम का नहीं है। तो जो भी अब मेंस के एस्पिरेंट्स हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनको डेफिनिटली अपनी आंसर राइटिंग पे काम करना चाहिए। एक और चीज़ मैं कहूँगी कि आजकल क्योंकि सोशल मीडिया की एज है तो जी। डिस्ट्रैक्ट भी बहुत जल्दी हो हाँ जाते हैं। जी, बिल्कुल। लोग टॉपर टॉक सुनने लग जाएँगे अभी, और यूपीएससी का प्रीलिम्स बस कुछ ही महीनों दूर है। तो रादर देन कि वो सब टॉपर टॉक सुने और इस वक़्त सोचें कि इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, मैं तो पास ही नहीं कर पा रहा प्रीलिम्स भी, वो सोचने की बजाय आप अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करें और उससे आपका रिज़ल्ट आई होप अच्छा आए। एंड वन लास्ट थिंग जो मैं बोलना चाहूँगी कि इवन अगर आप कोचिंग नहीं ले सकते हैं तो आजकल बहुत सारे टॉपर्स ने खुद फ्री की गाइडेंस रखी हुई है। अगर आप टेलीग्राम जैसे ऐप्स देखें तो आप उनका यूज़ करके वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं, और मुझे लगता है फ्री कोचिंग्स और स्कॉलरशिप्स भी हैं तो उनका भी इस्तेमाल कीजिए। अवेयरनेस होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि इसे एक ही शिफ्ट में 3 चीज़ें क्वालिफ़ाई करनी पड़ती हैं, प्री, मेंस और फिर उसके बाद इंटरव्यू पर जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, आपने किस तरीके से इन तीनों चीज़ों को चलाया जिसकी वजह से आप ये तीनों चीज़ें एक ही नशिस्त में कंप्लीट कर पाए? ऐसा मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें मेंस रहता है सबसे ज़्यादा। तो हमारी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो जो जब भी हम स्टार्ट करें तो हमें ध्यान रखना है कि हम मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करें, क्योंकि जो हमारे मार्क्स हैं और हमारा रिजल्ट है वो मेंस ही डिटरमाइन करता है। लेकिन जस्ट अ फ्यू मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स से 2 से 3 महीने पहले हमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मेंस का नॉलेज हमें होगा ही क्योंकि हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। अब हमें प्रीलिम्स पे शिफ्ट कर देना चाहिए। और प्रीलिम्स में भी ऐसा होता है कि बच्चे सीसैट को इग्नोर करते हैं क्योंकि उसे सिर्फ क्वालिफाइंग माना जाता है, 33% ही चाहिए। बट ऐसा देखा गया है कि बच्चों का सीसैट ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है पिछले जी। कुछ सालों से, क्योंकि उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सीसैट पे फोकस करें। इवन दोस्त जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड है और उन्हें लगता है कि हम कर लेंगे, उन्हें भी ऐसा कॉम्प्लेसेंट ना हो, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, सीसैट पे अच्छे से फोकस करें। और प्रीलिम्स के लिए यही पीवाईक्यूज वगैरह अच्छे से करने हैं, उनके ऑप्शंस को भी समझना है, उनको भी एनालाइज करना है, वो सब करें। आई थिंक उसके बाद अगर फ्री हो जाता है फिर आप डेडिकेटेड जो बीच के 2 से 3 महीने होते हैं उनमें मेंस की प्रिपरेशन करें। मेंस की प्रिपरेशन का मतलब है कि आप अपनी आंसर राइटिंग को परफेक्ट करें, क्योंकि आंसर राइटिंग के बगैर मेंस में स्कोर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और फिर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जिनका मेंस हो जाता है फिर आप अपनी पीटी पे शिफ्ट करें, बिकॉज जो पर्सनालिटी टेस्ट है जैसे हम इंटरव्यू कहते हैं वो बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट है, वो आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करेगा, ना कि सिर्फ आपके ये नॉलेज हो को। गई यूपीएससी के हवाले से जो कुछ आपने आज तक किया और आज आप कामयाबी पे पहुंचे। लेकिन जिस तरह से आपकी ज़िंदगी के कुछ दौर रहे जो हमने देखा, पहले आपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गुजरात का टेस्ट क्वालिफाई किया, वहाँ पे आप गए, फिर आपने जेके पीएससी को क्वालिफाई किया रैंक 1 से, और फिर आप यूपीएससी को क्वालिफाई कर रहे हैं इस साल। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप अभी भी थमने का नाम नहीं लेंगे, तो क्या है आपका अगला मिशन?
सर अगला मिशन मुझे लगता है लाइफ का सबसे बड़ा गोल यही था कि मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करूं। तो अभी तो मुझे लगता है मैं सेटिस्फाइड हूं इससे। पर मुझे पता है कि आगे भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आगे भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे जिन्हें फेस करना होगा। तो मुझे लगता है मैं अब अपने आप को प्रिपेयर करूं उन चैलेंजेस के लिए, बिकॉज करियर में ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। मुझे लगता है स्टडी लाइफ और एकेडमिक लाइफ से जब हम शिफ्ट करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, तो वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दोज चैलेंजेस। पर मुझे लगता है अब उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम देखें जम्मू कश्मीर को, बेरोज़गारी हमें इस वक्त सफ़े अव्वल पर स्टैटिस्टिक्स की माने तो उसमें आता है। एजुकेशन जो सिस्टम है यहाँ का ख़त्म है। इन जैसी चीज़ों के लिए आपके पास एक हथियार आया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं हम ऐसा करते, लेकिन उनके पास पावर नहीं थी। अब आपके पास पावर आई। आप खास तौर से जम्मू कश्मीर के लिए और चिनाब बेल्ट के लिए आपका क्या मिशन रहेगा, जिससे वहाँ के लोग अब फ़ायदा हासिल कर सकें और आपको भी फिर राहत हो कि मैं कुछ कर गुजरी अपने लोगों के लिए। सही बात कर रहे हैं आप कि एजुकेशन शायद उस लेवल पे नहीं है जो हम चाहते हैं, और वही एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन रहा है कि क्यों इतने बच्चे भद्रवा किश्तवाड़ से बाहर निकलते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। मुझे लगता है मेरा भी वही रीजन है। बहुत लोग कहते हैं कि ये भद्रवा किश्तवाड़ से होते हुए इसने पढ़ाई तो वहाँ की नहीं। वो ये नहीं समझते कि रीजन एक ये भी था कि वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज उस टाइम पे उतनी अच्छी नहीं थी। आज मैं कहूँगी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, हमारे स्कूल्स जी, में काफ़ी बिल्कुल। इम्प्रूवमेंट हुई है। बट और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ये मैं मानती हूँ। अभी हम जैसे नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन जी, पॉलिसी, बिल्कुल। कागज़ पे तो वो बहुत अच्छे से एक पॉलिसी बनी है, पर क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं, वो देखना है। तो मुझे लगता है इस सब में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा रोल रहता है। मुझे लगता है अगर मैं कार्यरत होती हूँ वहाँ पे किसी ऐसी जगह, तो मैं कोशिश करूँगी कि देखा जाए कि सारे जो स्कूल्स हैं, राइट फ्रॉम द स्कूल लेवल, ये पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है क्या, हमारा जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो है, क्योंकि एब्सेंटी टीचर्स होंगे, बच्चे स्कूल में आ नहीं रहे, ये सारे कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हम फेस करते हैं। तो आई थिंक इन सबको जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, उन सबको मिलके अल्लाह ईश्वर आपको और मज़ीद तरक्की दे, खुशी दे, खुशहाल रखे और आप जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाने के लिए काफ़ी हद तक कोशिश करें। नाज़रीन, आप सब लोगों के सामने हमारे साथ अनमोल राठौर जी बात कर रही थी। काफ़ी सारी बातचीत हुई। कुछ ऐसी चीज़ें हमने इनके साथ पूछी जो एस्पायरेंट्स की मदद में इजाफा करेंगी और साथ में जो लोग भी इन्हें देख रहे हैं इन्हें मुबारकबाद पेश करें।